हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 16 नवंबर 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव आईएएस एकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। देखो इस तरीके का नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और द हिंदू न्यूज़पेपर में जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका एक बैकग्राउंड पोर्शन भी आपको यहाँ पे कवर करके दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे न्यूज़पेपर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया गया है, बट उसके बारे में कोई भी डिटेलिंग नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका वहीं से बनेगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके के आपको पिक्चर्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जैसा हम लोग डेली लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं 2-3 दिन से हमारे लगातार फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो आज भी हमारा एक त्यौहार है, आज भी है, तो भाई दूज की सभी लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर हमारा 2-3 दिन से जो है करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह जो 5 बजे वाली वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छे खासे करंट अफेयर्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे टॉप के करंट अफेयर्स आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। दैट इज़ वाई हम लोग उस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं। आज या कल से हमारी वो वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगी रेगुलरली, जैसा हमारा चल रहा था पहले। ओके, ये 3-4 दिन का गैप है। 3-4 दिन में हमारे को इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है। जो हो रहे हैं उनको मैं सभी इसके जितने भी हैं सब कवर कर दूंगा आने वाले टाइम में। ओके, नाउ यहाँ पे न्यूज़पेपर है वो सही से स्टार्ट हुआ है आज से। कल भी हमारा न्यूज़पेपर नहीं आया था, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया था। जो कल मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली वीडियो अपलोड करी थी द हिंदू एनालिसिस के नाम से, तो उसमें हमने डेली करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए थे, आर्टिकल्स लिए थे, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था अब हो जाओ रेगुलर बिल्कुल, क्योंकि अब द हिंदू न्यूज़पेपर डेली आने वाला है। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आज या कल से अपलोड होने वाली है डेली बेसिस पे, जैसा अपना चल रहा था पहले मामला 3 दिन पहले जैसा चल रहा था रेगुलर। ओके, नाउ देखो आज मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना उसके बारे में। देखो सिर्फ और सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। तो मैप में आप लोगों को देखना है, नज़र मारना है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। ध्यान से देखना मैप को, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं उन्हें भी ध्यान से देखना। आसपास कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो, इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है, सी हो जिसके उसके नाम से फेमस हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने जाकर मैप में यूएई को देखा है, ठीक है। मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपनी मैपिंग स्ट्रांग करो। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम लोग मैप में ज़रूर देखते हैं। तो नए व्यूअर हो तो भी, और पुराने व्यूअर्स हैं तो भी जाकर यूएई को मैप में देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। और आज का हमारा टारगेट एज ऑलवेज हमने 400+ लाइक्स का रख रखा है, तो आप लोग एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो वीडियो को लाइक करके। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और ये अपना आता है आर्टिकल नंबर 1। यहाँ पर मेगा ट्रेड ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। अब ये जो मेगा ट्रेड है, ये जो सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, कौन सा है? RCEP, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये आ चुका है एग्जिस्टेंस में, ये साइन हो चुका है संडे को, सब काम हो चुका है, तो ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है, वर्किंग में आ चुका है। कौन सा? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब यहाँ पर आपको पता है इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया सोच रहा था कि इंडिया का लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर देखोगे 15 कंट्रीज़ ने यहाँ पे साइन किया है। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आपको 15 कंट्रीज़ के नाम देखने को मिलेंगे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब हमारी 15 कंट्रीज़ हैं, इसमें आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। और इन सब ने मिलकर साइन किया है। और क्या साइन किया है? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसको देखते हुए यहाँ पर
इंडिया पीछे हट गया। इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो अपना सामान कम भेजेंगे बाहर, लेकिन बाहर से हमारे पास ज़्यादा सामान आने लगेगा, हम लोग लॉस में चले जाएंगे। तो यही सोच के इंडिया जो है पीछे हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया इसके अंदर नहीं है अभी, तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है। ओके, नाउ नाउ अब आपको पता चल गया होगा। नाउ यहाँ पे आप लोग पिक्चर देखो, देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से मेंबर्स हैं इस समय RCEP के अंडर में। ना उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो पूरे दुनिया की 30% GDP को कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये जो अब पैक्ट हुआ है इसमें आप लोग देखोगे क्या क्या देखने को मिलेगा इन सारे मेंबर्स के बीच में। एक तो ट्रेड देखने को मिलेगा, व्यापार देखने को मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, ई कॉमर्स, टेली कम्युनिकेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हम इन सारे मेंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर नहीं है, तो काफ़ी वो बातें देखने को मिलेगा कि इंडिया वैसे होना चाहिए था, इंडिया को भी एक स्टेप तो उठाना ही चाहिए था, लेकिन देखते हैं अभी आगे आगे होगा क्या। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ये आर्टिकल नज़र आएगा जो सोचा था ना हो वही हो चुका है। वर्स्ट एयर क्वालिटी ऑन दीपावली इन 4 years। अब 4-5 साल से अगर हम लोग देखें तो अब की बार की सबसे ज़्यादा बदतर क्वालिटी थी एयर की। ठीक है, ये दीपावली के बाद, क्योंकि देखो बैन कर दिए गए थे फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह सब कुछ बैन कर दिए गए थे, फिर भी बहुत जलाए गए। सभी को पता होगा, सभी के घर के आसपास खूब जलाए गए, बहुत जलाए गए हैं पटाखे। और उसकी वजह से यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन पहुँच चुकी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आप देखोगे, आप पिछले 4-5 सालों में ऐसी एयर क्वालिटी नहीं हुई है जितनी आज के टाइम पर हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन पहुँच चुकी है और ये सीवर कंडीशन में चली जा चुकी है। सीवर कंडीशन से कोई लास्ट कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, सीवर कंडीशन सबसे डेंजरस कंडीशन है, वहाँ पर ये पहुँच चुकी है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, सीवर कंडीशन, पुअर कंडीशन, सेटिस्फाइंग। ठीक है, ये सब क्या चीज़ होती है, कौन मेजर करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे एयर क्वालिटी अपनी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। एक और आर्टिकल एक है हमारे पर्सनालिटी सौमित्रा चैटर्जी, वन ऑफ द इंडियाज टॉलेस्ट एक्टर है, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। 85-year-old थैस्पियन थे ये, तो इनकी डेथ हुई है। तो वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। ठीक है, कौन है सौमित्रा चैटर्जी? वन ऑफ द इंडियाज टॉलेस्ट एक्टर। ठीक है, इंडिया के टॉलेस्ट एक्टर हैं, तो बिल्कुल याद रखने लायक आर्टिकल है, क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। नाउ पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 पे आप लोग को नज़र आएगा दिल्ली में क्या हालत चल रही है। दिल्ली कंडक्ट करेगा 1 लाख टेस्ट हर दिन, क्योंकि दिल्ली में केसेस नहीं रुक रहे हैं। दिल्ली में केसेस में स्पाइक देखने को मिला है, केसेस बढ़ रहे हैं तेज़ी से, एयर क्वालिटी भी बर्बाद हो चुकी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं दिल्ली वाले। ओके, नाउ आगे बढ़ें। पेज नंबर 3 पे आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल नज़र आएगा, दिवाली के बाद एयर क्वालिटी ने सेवर कैटेगरी को हिट कर दिया है कैपिटल यानी दिल्ली के अंदर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सीवर कंडीशन में पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी। नाउ ये सब मेजर कौन करता है? ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा, AQI। अब यहाँ पे ये AQI है क्या? इस इंडेक्स के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि भाई एयर की कैसी क्वालिटी है। नाउ अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो ये एक इंडेक्स है जो कि डेली बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है। डेली के बेसिस पे एयर क्वालिटी को मेजर करता है, फोकस करता है हेल्थ इफ़ेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर। और यहाँ पे आप लोग को नज़र आएगा कि जो हमारा हवा है, एयर है, उसके अंदर ज़्यादातर 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उन सबको कैलकुलेट करता है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आपसे पूछा जाए कैलकुलेट क्या करता है? ठीक है, चलो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो मेजर करता है, लेकिन कैलकुलेट क्या करता है? वो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करता है। वो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, लेड नीचे की साइड है, लेड भी है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद होते हैं। इन सबको कैलकुलेट करके बताया जाता है कि एयर की क्वालिटी किस तरीके से है, किस तरह की है। नाउ इसी का एग्जाम्पल लेके इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो ये सारे के सारे 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हवा के अंदर ज़्यादा मात्रा में है, तो वो पहुंच जाएगा सीवर कंडीशन में। रेड कलर का इंडिकेशन दे दिया जाएगा, डार्क रेड कलर का।
ओके, अगर थोड़े से कम हैं, थोड़ी सी कम मात्रा में पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, थोड़ा लाइट ग्रीन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर थोड़े से और कम है उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस, तो येलो है, पुअर कंडीशन है, और कम है पिंक है, और कम है सेटिस्फैक्ट्री, और कम है ग्रीन, यानी कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका शरीर के ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत है। अगर रेड कलर का इंडिकेशन मिल चुका है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस हवा का। ये जो एयर है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। आपके लंग्स को डैमेज कर देगा, आपको हार्ट डिजीज़ प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, जो एजड लोग हैं जिन्हें वैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है ऐसी हवाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी, और इस समय जो कंडीशन है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, सबसे लास्ट स्टेज पर। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन पता नहीं कैसे हो गई। और फिलहाल तो लोगों ने खूब पटाखे फोड़े हैं, खूब पटाखे जलाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच चुके हैं नाउ। हालांकि सब कुछ पटाखों पे भी नहीं कह सकते, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, और भी पॉल्यूशन हम लोग पहले से भी देख रहे हैं, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन में चल ही रहा था लगातार। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं एलओसी की बात कर रहा हूँ, मैं एलएसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है डिफरेंस, चलो मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन यहाँ पे जो एलओसी है, आपको पता होगा 13 नवंबर में, 13 या शायद 12 नवंबर में जो है बंदूकें वगैरह चलाई गई थी, गोलियां वगैरह बहुत चली थी इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में। तो पाकिस्तान की आर्मी को हमने बहुत बुरी तरह से कमर तोड़ी है, बहुत बुरी तरह से हमने तो उन्हें मारा भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे भी कुछ जवान हैं वो शहीद हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान ने बहुत हैवी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करा गया, ये हमारी बीएसएफ आर्मी ने बताया। और जो बीएसएफ आर्मी है हमारी, वो श्रद्धांजलि पे कर रही है हमारे सोल्जर्स को जो कि इस सीज़ फायर वायलेशंस में शहीद हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उन हमारे जवानों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। ओके, तो अब यहाँ पर ये एलओसी पे काफ़ी सारे बमबारियाँ चली हैं, गोली चली हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये एलओसी क्या है। मैंने उस दिन डिटेल में समझाया था एलओसी और एलएसी के बारे में ना। उसके बाद भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हमें एलओसी और एलएसी की समझ में नहीं आया, एक बार सेपरेट बना दो। भाई सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ फिर से आप लोगों को एलओसी और एलएसी के बारे में क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों के बीच में तो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा ना। यहाँ पे आप पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको देखते ही अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। ना यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा चाइना, ये अपना प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत पूरा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया पाकिस्तान। अब आप लोग को यहाँ पे ये एलओसी इधर दिख रहा होगा, एलएसी इधर दिख रहा होगा। अब ये जो रेड येलो वाला एरिया है, जो लाइट येलोइश कलर है, इसको याद रखना, ये वाला पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के पास है। ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ पे अक्साई चीन, जो कि चाइना के कब्जे में है, चाइना ने कब्जा रखा है। ओके, तो यहाँ पे हालांकि है तो पूरा का पूरा पार्ट इंडिया का ही, लेकिन इन लोगों ने इसे कब्जा रखा है। नाउ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है। ये रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो आप लोग, ये रेड कलर की डिटेलिंग लाइन, जहाँ पे मैं पिंक कलर का अपना ये पेन चला रहा हूँ, तो ये है अपनी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहाँ पर हमेशा ही आप कह लो, इस साल तो पूरे साल विवाद रहा है दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाइयाँ चली हैं। उसके बाद जो एलओसी है ये तो हो गया अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल वो ये है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करता है। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे बवाल देखने को मिला, यहाँ पे भी खूब गोलियाँ वगैरह चली, तो यहीं पर ही ये सारा सब कुछ देखने को मिला है हम लोगों को। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एलओसी क्या है और एलएसी क्या है। नाउ यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल जिसका हमने आज का थंबनेल भी बना रखा है, अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड बेस्ट सेक्स रेशियो, मणिपुर का सबसे वर्स्ट है। ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के, आप कह सकते हो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बात क्या हो रही है यहाँ पर कि जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो यानी कि जो फीमेल हैं और मेल हैं, इन दोनों का बर्थ। ठीक है, इन दोनों का बर्थ की मतलब ऐसा ना हो कि जो मेल ज़्यादा बर्थ लें। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, जो मेल है उनका ज़्यादा बर्थ हो, फीमेल का कम हो, ऐसा ना हो। ठीक है, या फिर इक्वल ही रहे। तो यहाँ पे देखने को मिला काफ़ी जगह इक्वल देखने को मिला, काफ़ी जगह लिटिल बिट ऑफ हायर देखने को मिला फीमेल्स में। तो फिर ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड करा कि सबसे अच्छा बेस्ट सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश का आया है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं।
सेक्स रेशियो एट बर्थ ये है नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स 1000 मेल पर कितनी फीमेल जन्म ले रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बर्थ सेक्स रेशियो है, तो इसको यहाँ पे ऐसे कंडक्ट कराया जाता है। नाउ अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड करा 1000 मेल के ऊपर, यानी कि 1000 मेल के साथ 1084 फीमेल ने जन्म लिया। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा रेशियो है, फीमेल अ लिटिल बिट ऑफ हायर ही है। नाउ नागालैंड में 1000 मेल के ऊपर 965 फीमेल ने जन्म लिया। 1000 मेल के साथ यहाँ पे मिजोरम में 964 ने बर्थ लिया। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सबसे वर्स्ट रहा है मणिपुर में 1000 मेल पर 757 फीमेल ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो आप कह सकते हो सेक्स रेशियो सबसे जो बुरा है वो मणिपुर का है। अदरवाइज जो है आप देखोगे अच्छा ही चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो तो कर्नाटका, केरला, नागालैंड, मिजोरम सब अच्छा ही है। ओके, तो उसी के बारे में था। नाउ याद रखना अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, मणिपुर वर्स्ट पर है। ओके, नाउ नाउ देखें वर्ल्ड पेज पे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ट्रम्प सरकार तो गई, अब बाइडन सरकार आ चुकी है। तो क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। ट्रम्प सपोर्टर जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्लैशेस देखने को मिले अमेरिका में। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर और देखेंगे एडिटोरियल में क्या क्या आया है, क्योंकि बिजनेस पेज हमारा मंडे में नहीं आता, इतने अच्छे आर्टिकल्स नहीं होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं अपने एडिटोरियल को। ना आते हैं एडिटोरियल के ऊपर, पेज नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं कुछ, ये सारे आर्टिकल्स पढ़े पढ़ाए वाले हैं, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल अर्नब गोस्वामी के बारे में है। ये मैं आपको डिटेलिंग एक एक पॉइंट बता चुका हूँ इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, अर्नब गोस्वामी के बारे में आर्टिकल है, समझेंगे क्या है यहाँ पर। दूसरा आर्टिकल अपना ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीज़ फायर वायलेशन देखने को मिलेगा। एलओसी पे जो गोलियां चली जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उसके बारे में इसे यहीं पे ख़त्म करो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने देख ही लिया था इस वाले आर्टिकल को। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे ये यूएस का आर्टिकल दिखेगा। यूएस के इलेक्शन जीते, अब यहाँ यूएस में इलेक्शंस हुए और जीता जो बाइडन ने। अब यहाँ पे जो बाइडन की क्या रणनीति हो सकती है, जो बाइडन इंडिया से मतलब आप कह सकते हो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रह सकता है, ये आपको कवर करना है 100%। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आपको यही कवर करना है कि जो बाइडन की सोच क्या रह सकती है इंडिया से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यही 3 आर्टिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और अपना ये वाले आर्टिकल इस वाले पेज पे भी कोई आर्टिकल इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। ओके, नाउ इन 3 आर्टिकल में आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। देखो अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर हैं किसके, रिपब्लिक टीवी के। ठीक है, अब रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं। अब ये पिछले दिन का आप कह सकते हो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। अब फेमस क्यों हुए हैं, देखो काफ़ी टाइम अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले इन्होंने एक तो टीआरपी स्कैम किया था, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का स्कैम। ये स्कैम मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि ये स्कैम करा कैसे गया था। ठीक है, तो अपने चैनल की इन्होंने टीआरपी एकदम से स्पाइक हो गई, हाई हो गई एकदम से। तो कमिश्नर ने देखा ये सब क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया था। सॉरी, गिरफ्तार नहीं करा था यहाँ पर, तो ये चेकिंग वगैरह करी गई थी इसमें। तो इन्होंने देखा सब कुछ, देख भाल के जब देखा तो इन्होंने टीआरपी स्कैम कर रखा था। ओके, ना उसके बाद अभी यहाँ पर ये अरेस्ट हुए। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद इन्हें बेल भी मिली, कौन सी इंतरिम बेल मिली। अब यहाँ पर ये अरेस्ट क्यों हुए, ये जो अरेस्ट हुए थे ये 2 साल पुरानी बात थी। ठीक है, अब ये 2 साल पुरानी बात, एक पर्सनैलिटी थे, एक आदमी थे जिनका नाम है अन्वय नायक। ठीक है, अन्वय नायक। तो क्या हुआ, इनका एक इंटीरियर डिज़ाइन की कंपनी थी, इंटीरियर डिज़ाइन की कंपनी थी। अब इन्होंने काम किया था 3 लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि करते होंगे वो सबके लिए काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन है, इन्होंने क्या हुआ, मेन मेन मकसद क्या था, इन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कर लिया था, इनकी मदर ने भी सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करते वक्त इन्होंने अपना एक सुसाइडल नोट छोड़ दिया। उस नोट के अंदर में 3 लोगों का नाम था, 2 और थे जिन्हें आप छोड़ो। ठीक है, एक थे अर्नब गोस्वामी। अब इनके द्वारा जो सुसाइडल नोट था उसमें बोला गया कि भाई मैंने काम किया था, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम किया था अर्नब गोस्वामी के लिए, इन दोनों के लिए भी। ठीक है, तो इन्होंने मुझे अभी तक मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं। एक से लेने थे 55 लाख रुपए, एक से लेने थे 4 करोड़ रुपए, और एक से लेने थे यानी अर्नब गोस्वामी से लेने थे 83 लाख रुपीज़। लेकिन इन्होंने ये वो पैसा नहीं चुकाया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और इसी वजह से यहाँ पे मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ये सब नोट्स वगैरह में ये जो सुसाइडल नोट था इसमें बोला गया। तो इसको देखते हुए क्या हुआ
कि हमारे मुंबई पुलिस ने सब जो है छानबीन करी और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। तो इसी वजह से यहाँ पर इसके पीछे का मुद्दा ये था, बहुत से लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया इसके पीछे का मुद्दा क्या था। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं टीआरपी स्कैम वाला यहाँ पे केस है, ये नहीं, टीआरपी स्कैम वाला नहीं है, वो तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ सारी बताई गई है कि अनवे नायक पर्सनैलिटी थे, 83 लाख रुपीज़ यहाँ पर देना था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करा गया है, वो एग्जाम्पल्स हम लोग देख नहीं रहे, तो उसके बारे में है। और आपको अभी बीच में पता होगा एक पर्सनैलिटी और हैं, कौन, कुणाल कामरा, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चल रहा है। ठीक है, केस यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन है, स्टैंडियन कॉमेडियन है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, अब जब डिटेल कोई आर्टिकल आएगा तो। अभी हम फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, और ये क्या था इसकी हमने डिटेलिंग जान ली है। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया था कि अर्नब गोस्वामी का क्या केस था, तो डिस्कस मैंने कर लिया है, ध्यान से सुन लेना उसे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी हम लोगों ने सीज फायर वायलेशन देखा, बंदूकें चली एलओसी के ऊपर, पाकिस्तान ने अपने हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारा ही डैमेज हुआ है, हमने बहुत डैमेज करा है पाकिस्तान आर्मी का। तो खैर, लेकिन यहाँ पे हमारे भी जवान कुछ शहीद हुए हैं इस आप कह सकते हो इस लड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़ाई कोई सुलझ नहीं रही है, तो उसी के बारे में हमें बताया गया। एलओसी क्या होती है, एलएसी क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल जो होता है ये कैसे लिखे होते हैं, मैंने आपको हर बार बताता हूँ, ये आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे होते हैं, ये आर्टिकल सभी के लिए लिखे होते हैं कि पूरा इंडिया पढ़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि एलओसी, एलएसी क्या होता है, एलओसी क्या होता है, तो ये सब मैंने आप लोगों को डिटेलिंग बता दी है। जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से 100% बन सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा। इस आर्टिकल में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा, तो इसे भी ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, आपका क्या सोच है कि जब यहाँ पे जो बाइडन आ रहे हैं, ठीक है, जो बाइडन की सरकार आ रही है, जनवरी में जो है आ जाएंगे, जनवरी में शपथ वगैरह अपनी ओथ वगैरह लेकर बैठ जाएंगे अपनी सीट पर। नाउ यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इस समय आर्टिकल में, जो भी आर्टिकल आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बाइडन इंडिया के लिए कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, तीन चार चीज़ों के ऊपर फोकस करो। सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा ईरान के ऊपर फोकस करो, तीसरा रशिया, चौथा चाइना। अब ये कैसे, देखो सबसे पहले देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, जैसे इनकी सरकार बनी थी डोनाल्ड ट्रम्प के 2016 में, तुरंत ही निकल गए थे। ठीक है, तुरंत ही जो है इस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से निकल गए थे। ओबामा साहब ने क्या करा था, इस एग्रीमेंट में आ गए थे, लेकिन ट्रम्प जो है बाहर निकल गए थे। इस एग्रीमेंट में ये था कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं करेंगे, जो कार्बन एमिशन है वो कम करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो बाइडन जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में आ सकते हैं, वापस वापस इसे ज्वाइन करेंगे 100%, यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई, कि जो इंडिया में हम लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कोल, ठीक है, कोयला का इस्तेमाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं कि हम लोग कोल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत ये आ सकती है। नाउ सेकंड चीज़ यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा अच्छा हो सकता है। क्या अच्छा हो सकता है, देखो, ट्रंप जो है वो ईरान के हमेशा अगेंस्ट में रहे। ठीक है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस थोपे गए, लेकिन अब क्या है, देखो, सैंक्शंस की वजह से जो है हम इंडिया वाले ईरान से अपने रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या हो सकता है, देखो, ईरान से हो सकता है यहाँ पे क्या हो, ईरान से इनके रिलेशन सही हो, जो बाइडन है इन ईरान से सही से रहें, क्योंकि इनका जो पक्का जो दुश्मन है वो चाइना भी नहीं है, इनका जो दुश्मन है वो है रशिया। ठीक है, तो ये ईरान से अच्छी तरीके से रह सकते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया के रिलेशन ईरान से अच्छे हो सकते हैं। हम अपने चाहबार पोर्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि ईरान हमें क्रूड ऑयल वगैरह काफ़ी क्रूड ऑयल वगैरह देता है, हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से, क्योंकि ये यूएस पूरा अगेंस्ट था इसके, हम यूएस के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे, है ना। उसके बाद अब ये रशिया तीसरा पॉइंट हो सकता है। रशिया कैसे, जो बाइडन है रशिया के अगेंस्ट है पूरी तरह से,
पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट हैं, ठीक है, रशिया के खिलाफ हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे बात एक्चुअली में ये हो रही है कि ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, कहीं पर ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, ये यहाँ पर ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर क्या है कि रशिया के अगेंस्ट हैं, तो फिर क्या होगा, इंडिया और रशिया डिफेंस डील करते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। जो रशिया है हम लोग को डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजता है, ठीक है, फाइटर प्लेन्स वगैरह है, आपको रफाल वगैरह पता होगा, ठीक है, सॉरी रफाल नहीं, फाइटर प्लेन्स वगैरह, जो काफ़ी से कुछ हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह देता है रशिया। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अगर यहाँ पर जो बाइडन के रिलेशन इससे अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे इस डिफेंस डील को लेकर। तो उसको देखा जाएगा आगे, मैंने सब कुछ हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ वो काफ़ी कुछ गुचड़ बुचड़ हो गया था उसके अंदर। नाउ लास्ट में हम लोग देखेंगे चाइना को लेकर। अब यहाँ पर जो बाइडन जो है वो चाइना से इतने अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट नहीं है, चाइना के साथ रहने वाला है, ठीक है। उन्हें तो अपना मार्केट बढ़ाना है चाइना के साथ, चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए कि जब ये चाइना के अगेंस्ट नहीं है तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे, तो इन्हें याद रखना कि इंडिया के लिए यहाँ पे क्या फोकस हो सकता है। जो बातें आप लोगों को घुमा फिरा के इतने लंबे चौड़े शब्दों में समझाई गई हैं, मैंने सीधे सीधे शब्दों में आप लोगों को बता दिया 3-4 पॉइंट में। आप याद रखना, ठीक है। ऐसे आर्टिकल को कवर करना, ऐसे आर्टिकल को कवर मत करिए, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर करिए। इस आर्टिकल से ही मैंने रिलेट करके आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर दिया है, जिसके लिए आप सब जगह भागते फिरोगे, ठीक है, कि बाइडन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर, मैंने आप लोगों को बता दिया। और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, रशिया से, ईरान से, ठीक है, चाइना से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को यहीं पे कवर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज यहीं पे हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, 400 लाइक का टारगेट रख रखा है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।